Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapter 9 the living organisms characteristics and habitats chapter हमने स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर इसके हो गए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में सीखा। हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सॉल्टी वाटर में जो लोग रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, अलग अलग टाइप की फिशेस के बारे में जाना। एक जर्नी हमें हमारी बुक ने कराई, मतलब कि हमें बहुत दूर दूर तक घुमाया, डेजर्ट तक घुमाया टेरेस्ट्रियल लैंड में। और हमें कहाँ घुमाया था, हम कहाँ कहाँ गए थे। माउंटेन रीजन की हमने बात करी थी, माउंटेन्स में हमने बात करी, और ग्रास लैंड की बात करी, और प्रीडेटर्स के बारे में, प्रे के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ कुछ एक्वेटिक हैबिटेट की हमने बात करी, जैसे कि ओशियंस की हमने बात करी थी, लेक्स की, पॉन्ड्स की, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की बात करी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने बोला था, इनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। और उसके बाद हमने फूड की रिक्वायरमेंट की बात करी कि कैसे सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हमने जाना था। और हमने ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं? तो ऑफकोर्स येस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। हम उनमें ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं। जबकि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि उसकी बॉडी के सेल ऐसे होते ही नहीं है कि वो ग्रोथ करे, है ना। तो आज हमने जो पढ़ना था वो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म, रेस्पायर मीन्स श्वसन कहते हैं बेटा, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन करते हैं? आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हमें इसमें बताया जाता है। तो कैन वी लीव विदाउट ब्रीथिंग। तो जरा सोचिए कि क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हो बेटा? कितनी देर तक हम अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं? बहुत मुश्किल से 1 मिनट 30-40 सेकेंड तक ही हम मुश्किल से होल्ड कर पाते हैं। तो बहुत मुश्किल है बिना सांस लिए सरवाइव करना, ठीक है, मतलब कि हम रह ही नहीं पाएंगे। तो व्हेन वी इनहेल, इनहेल मीन जब हम सांस अंदर लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो जो हवा होती है वो बाहर से अंदर जा रही है। ऑफकोर्स हम बाहर से सांस ले रहे हैं ना, जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। फील कीजिए, चलिए सांस लीजिए, लीना। तो यानी कि आपको क्या फील हुआ, बाहर से हवा आपके बॉडी के अंदर गई थ्रू नोस्ट्रिल्स। और बेटा जब भी सांस लेते हैं तो हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, कभी भी मुंह से सांस लेने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे नोस्ट्रिल यानी कि नोज जो होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे फाइन टाइनी हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उन टाइनी हेयर्स में जब एयर जाती है तो एयर के साथ आए हुए जो धूल के पार्टिकल है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं, धूल के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल वगैरह जो भी जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो ट्रैप कर देते हैं और बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो तो फिर ये फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। ओके, जब भी हम इनहेल करते हैं तो जो एयर है वो बाहर से अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है बेटा, हमें फील होता है ना कि अंदर की एयर बाहर आ गई है, होता है नहीं होता है। तो व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारी अंदर हवा होती है अंदर से बाहर आ रही होती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता है। ब्रीथिंग सांस लेना और सांस छोड़ना है, जबकि रेस्पिरेशन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। मतलब रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीथिंग, ना कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक। ब्रीथिंग अलग होती है और रेस्पिरेशन अलग होती है। कैसे होता है वो अभी हम जानेंगे, ठीक है। बस फिलहाल आप इतना जानिए कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग होता है। और ब्रीथिंग किसे कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ही। जब एक बार आप सांस लोगे और फिर सांस छोड़ोगे तो उसे ब्रीथिंग बोलेंगे। ये नहीं कि आपने सांस ली तो उसे ब्रीथिंग बोल दिया। सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, इसे ब्रीथिंग कह देते हैं। ओके, तो इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीथिंग में तो क्या होता है, सांस ली और छोड़ी, बात खत्म, हमने उसे ब्रीथिंग बोल दिया। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, जो सांस आपने ली थी, जो बाहर से हवा अंदर गई थी, वो कौन सी हवा गई थी बेटा, कौन सी गैस गई थी, ऑक्सीजन गई थी। तो अब इस ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन को करने के लिए,
ठीक है, तो वही आपसे कहा जा रहा है इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर, उस हवा से गई हुई ऑक्सीजन जो कि हमने सांस के साथ ली थी उसका यूज होता है, इज यूज बाय द बॉडी, हमारी बॉडी यूज करती है, और वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो इस पूरी प्रोसेस में जैसे ही रेस्पिरेशन होता है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हमारी बॉडी से बाहर वो निकल जाता है। ठीक है, The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dog और cats is similar to humans। तो जो breathing की प्रोसेस होती है, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, भले आप काऊ की बात करें, बफेलोज की बात करें, डॉग, कैट, किसी की भी आप बात करें, इन सभी में जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है बेटा? जैसे ह्यूमन बींग्स की होती है ना, ये ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही ये भी सांस लेते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। तो किसी भी इनमें से किसी भी एनिमल को आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे डॉग, कैट, आप लोगों में से बहुत लोगों के घर में होंगे या आसपास गाय आपको नजर आती हैं, तो नोट कीजिए कि ब्रीथिंग पैटर्न, जब वो रेस्ट में होते हैं ना, जब वो बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो उस टाइम पे उनका ब्रीथिंग पैटर्न नोट कीजिए। आपको फील होगा कि एक बार सांस ले रहे हैं, एक बार सांस छोड़ रहे हैं, एक बार ले रहे हैं और एक बार छोड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, उनके पेट वाले रीजन की जो जगह है वहां पे आप उसे नोटिस कीजिए। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग। तो जो मूवमेंट आप फील करोगे, जो मूवमेंट उनके एब्डोमेन रीजन में आपको नजर आएगा, तो आपको वो इंडिकेशन है कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी कि ये एनिमल सांस ले रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे हम लोग लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो बहुत जरूरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, है ना। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक। तो ये जब जैसे ना बेटा हम लोग को भूख लगती है तो एनर्जी नहीं आती है, फिर जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद अच्छी खासी एनर्जी आती है कि हाँ चलो अब हम चल पाएंगे, अब हम दौड़ पाएंगे, है ना। तो अब ये एनर्जी आती कहाँ से? जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी कैसे आती है? तो ये जो एनर्जी आती है ना, इसी रेस्पिरेशन के थ्रू आती है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में रेस्पिरेशन होता है। उस खाने में क्या होता है, जो ऑक्सीजन यूज की थी ना हमने सांस लेते टाइम, ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन होता है, तो उस खाने में ऑक्सीजन जाता है और वहां पे को एक्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर सीधे सीधे बताऊं तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू। मतलब हमने खाना खाया और उस खाने में रेस्पिरेशन हुआ और हमें एनर्जी मिली, तो वही आपसे कहा जा रहा है रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग organisms. It is through respiration the body finally obtains energy from the food it take। तो बॉडी ने जो खाना खाया है हमने, उसके फाइनली जो एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी अलग अलग मेथड्स होती है, अलग अलग मैकेनिज्म्स होती हैं कि कैसे वो रेस्पिरेशन करेंगे, कैसे उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जैसे हमारे गैसेस का एक्सचेंज नोस्ट्रल्स के थ्रू हो रहा है, हम नाक से सांस ले रहे हैं, अंदर लंग्स में जा रहा है, फिर वहां से आ रहा है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग पैटर्न होता है। आप देखोगे कि कोई स्किन के थ्रू भी सांस लेता है, यस, स्किन के थ्रू सांस लेने वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो some animals may have different mechanisms for the exchange of gases which is a part of the respiration process, जो कि respiration की प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो अर्थवॉर्म सभी ने देखा है ना बेटा, केंचुआ कहते हैं, आजकल आपको नजर आएगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म वाला तो किया है ना बेटा आपने, मुझे अखिलेश ने उसका अर्थवॉर्म का बड़ा अच्छा डायग्राम भेजा था जिसमें उसमें कंप्लीट रिंग्स उसकी दिखाई दे रही थी। बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा आप, लेकिन अखिलेश ने बहुत ही अच्छा पिक्चर मुझे भेजा था अर्थवॉर्म का, जिसमें कि कंप्लीट रिंग्स मुझे उसकी दिखाई दे रही थी। अखिलेश ने पूछा भी था कि मैम आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो यस बेटा मुझे दिखाई दे रही थी। तो वो जो अर्थवॉर्म होता है ना, वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। ओके, फिश
वी हैव लर्न, हैव गिल्स, हमने पढ़ा था कि फिश की क्या होती है, गिल्स होती है। फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, फिश कैसे सांस लेती है बेटा, वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ले नहीं पाती है जैसे हम लोग लेते हैं, तो वो कौन सी ऑक्सीजन का यूज करती है, वो यूज करती है वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, जो वाटर होता है ना उसमें भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अब वाटर में मिक्स हुई ऑक्सीजन को वो गिल्स की हेल्प से लेती है, क्योंकि गिल्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो उस ऑक्सीजन को दिला सके फिश को। ओके, नेक्स्ट, द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स एब्जॉर्ब करते हैं एयर को जो कि वाटर में डिजॉल्व होती है। ओके, तो नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। तो एनिमल्स का तो ठीक है, हमने कहा कि सांस कहीं से भी लें, रेस्पायरेशन तो होना है, मतलब कि सांस लेने का मेन रीज़न ये है ना कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो ऑक्सीजन हमारे खाए हुए खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े और हमें एनर्जी दे, और इस एनर्जी गेनिंग प्रोसेस को ही हम रेस्पायरेशन बोल देते हैं। ओके, तो अब बात ये आती है कि ठीक है एनिमल्स में तो हम कहीं ना कहीं हम समझ ही गए हैं कि रेस्पायरेशन होता है, और रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना बेटा आप लोगों को। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन निकल के आया कि भाई आप तो लिविंग प्लांट्स को भी बोलते हैं, तो क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, क्या प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स खाना खाते हैं ये तो हमें पता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं, ये तो हमें पता है। तो क्या ऐसा भी है कि वो रेस्पायर भी करते होंगे? यस, ऑफ कोर्स प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। तो इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब कि ब्रीथिंग, सांस लेना सांस छोड़ना वाली जो प्रोसेस होती है ना, ये इनमें भी होती है। तो ये लीव्स में, पत्तियों में मेनली देखा गया है। द लीव्स टेक्स इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। अब आपको पता है लीव्स में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से क्या करते हैं, इन्हीं छेदों से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है। ठीक है, दे गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं, खाना बनाते टाइम ये क्या करते हैं बेटा, खाना बनाते टाइम ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और फेंक देते हैं ऑक्सीजन को बाहर। लेकिन जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते टाइम ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वही आपसे कहा जा रहा है कि द लीव्स टेक्स इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का यूज करती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, चलो, उसको बोलते हैं स्ट्रोमेटा। ठीक है, स्ट्रोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और नाक से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ना, वैसे ही स्ट्रोमेटा से ही, यानी कि छोटे छोटे उसी पोर से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उसी पोर से कार्बन डाइऑक्साइड इनकी भी बाहर आती है। ओके बेटा, वी लर्न दैट इन सनलाइट, हमने सीखा है, हमने पढ़ा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, ये बाहर फेंकी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ताकि वो खाना बना सकें और ऑक्सीजन को दे सकें। तो कुछ इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहता है, क्योंकि अगर सबके सब ऑक्सीजन का यूज करते तो फिर ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। वैसे तो कॉन्स्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन एक तरीके से हम सोच सकते हैं ना, बैलेंस तो बिगड़ जाता। लेकिन होता क्या है कि जो ये प्लांट हैं दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो अपनी रिलीज की हुई, हमारी रिलीज की होगी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब सांस लेने की बारी आती है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस ये रहता है। ओके, तो वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। हमने सीखा है कि खाना बनाने की जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ताकि फूड बने और ये ऑक्सीजन को दें। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन यूज इन द रेस्पिरेशन। तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन देने का, जो अमाउंट है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन बनता है वो बहुत ज्यादा बनता है अगर आप कंपेयर करते हो इनके रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। रेस्पिरेशन के टाइम पे या ब्रीथिंग के टाइम पे जब ये
ऑक्सीजन लेते हैं तो बहुत कम ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, तो रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और रात को भी होता है। ओके बेटा, तो कभी भी रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि दिन के टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो चल जाता है, वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, लेकिन नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, आप भी ऑक्सीजन ले रहे होते हो, तो वहाँ पे को लाइफ थ्रेटनिंग भी ये हो सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो फिर उसके बाद अब ये तो आ गया ना आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली को? स्टिमुली मीन्स ना बेटा अगर मैं बताऊं तो जैसे कि एक स्टिमुलस बोला जाता है। एग्जाम्पल मैं स्टिमुलस के देती हूँ, जैसे मैं आपको टच करूँगी तो आपको फील होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और जैसे अगर कांटा चुभ जाए तो फील होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। गर्म चीज़ पे हाथ लग जाए तो होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। करंट लग जाए तो फील होगा? ऑफ कोर्स होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक इंडिकेशन आप कह सकते हो, एक सेंसेशन आपको फील होगी या नहीं होगी आप कह सकते हो, तो उसे स्टिमुली कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है बेटा? आपने जैसे जब आपने एक्टिविटी की होगी ना, कौन सी वाली, अर्थवॉर्म वाली, स्नेल वाली, अगर गलती से भी आपने टच कर दिया ना उसे, तो कितनी जल्दी उसने अपना मूवमेंट चेंज किया होगा, नोट किया था आपने। तो बस ऑफ कोर्स, तो ये भी एनिमल ऐसे हैं जो कि जिनको सेंसेशन तो फील हो रही है ना, स्टिमुली कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है। तो चलिए जानते हैं क्या सभी में ऐसा होता है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन, माय गॉड, ये तो सोचने में ही डर लग रहा है ना बेटा। अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे, थ्रोन मतलब कि कांटा है और आपका पैर उस पर पड़ गया, तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, कैसा आपको फील होगा? वाइल वॉकिंग बेयरफुट, जब आप नंगे, बेयरफुट मीन्स नंगे पैरों से, ठीक है, जब आप चल रहे थे। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, अब देखिए जब आप नंगे पैरों से चल रहे थे, एक शार्प ऑब्जेक्ट पे आपका पैर पड़ गया, तो आप कैसा फील हुआ? दूसरा, आप कैसा फील करोगे जब आप, अच्छा सोचिए आपका जो फेवरेट फूड है उसके बारे में सोचिए, क्या हुआ, कुछ फील हुआ, आया मुंह में पानी? ऑफकोर्स आया होगा जब आपने अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचा होगा, मैंने तो खाया ही नहीं है इतने दिनों से, और स्पेशली मेरे को पता है आप लोगों को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, तो अभी तो आपको कोई ला के नहीं दे रहा होगा, है ना, कोरोना की वजह से कोई बाहर से ला के दे नहीं रहा होगा, तो आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा, तो कैसा फील हुआ? ये भी तो एक सेंसेशन है ना। दूसरा, नेक्स्ट, यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, जब आप अंधेरे कमरे से डार्क सनलाइट पे, मतलब कि सनलाइट के उजाले की में जब जाते हैं तो कैसा फील होता है? आंखों में कुछ फील होता है या नहीं होता है? अगर आपने ये नोटिस नहीं किया है तो आज जरूर नोटिस कीजिए बेटा, जब भी आप अंदर जाइए थोड़ी देर के लिए या अंधेरे में जाइए और अचानक से फिर, या मॉर्निंग में आप ये कर सकते हो, मॉर्निंग में अंधेरे के टाइम पे उठिए और उसके बाद डार्क सन, या अचानक से कोई लाइट जला देगा आपके रूम की, तो आंखें बंद ही हो जाती है ना, खुल ही नहीं पाती हैं थोड़ी देर तक, तो आपको फील होगा, ये भी एक सेंसेशन है या नहीं है ना। तो व्हाट हैपेंस टू योर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स, तो होता क्या है इस टाइम पे, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली एक मोमेंट करने लगती हैं जिससे कि वो एडजस्ट कर सकें कि ब्राइट सराउंडिंग में जाए। जैसे आप दिन भर क्लासरूम में होते हो, 3 से 4 क्लास आप क्लासरूम में आपने पढ़ी, उसके बाद बहुत तेज धूप है और आपका इंटरवल हो गया, तो आप खेलने जाते हो, तो क्या होता है, ब्राइट सनलाइट आंखों में पड़ती है तो बंद होने लगती है ना आंखें, तो क्या होता है उस टाइम पे हमारी आंखें खुद को एडजस्ट कर रही होती हैं कि ठीक है अब आप डार्क से निकल आए हो, अब आप ब्राइट में हो, तो इसके अकॉर्डिंग रहो। और जब ब्राइट से आप डार्क रूम में आते हो या कम ब्राइट रूम में आते हो, तब भी आपने ऐसा देखा होगा, थोड़ी देर के लिए तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना बेटा, जब आप धूप से अंदर रूम में जा रहे होंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है ना, तो ये भी आंखें हमारी क्या होती हैं, एडजस्ट कर रही होती हैं, तो ये भी एक स्टिमुलस है। ओके, नाउ नेक्स्ट, योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थ्रोन in the above situations are some examples of changes in your surrounding, तो जो कांटा है, जो आपका फेवरेट खाना है, जो बहुत डार्क लाइट है, ब्राइट लाइट है, वो सभी सिचुएशन एक एग्जाम्पल है आपके सराउंडिंग में होने वाली, आपके आसपास होने वाली सिचुएशन है। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू सच चेंजेस, इन चेंजेस के लिए हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। कांटा चुभ जाए, ब्लेड
समझ लो ब्लेड लग गई पैर में, कैसा फील होगा? अचानक से रिस्पॉन्स करेंगे ना, बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, पहले पैर उठाएंगे, ब्लेड फेंकेंगे और फिर जो होगा बाद में होगा, लेकिन उस टाइम पे जब होगा तब तो यही करेंगे ना, कांटा चुभ जाएगा तभी भी यही करेंगे। और फेवरेट फूड आता है तो हम क्या करते हैं, फेवरेट फ्रूट जैसे ही हमें सोचते हैं, इवन हम उसके बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आता है, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम अचानक से ये चीज़ें करते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है, हम रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ को। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्स टू देम, तो हमारे आसपास होने वाले ऐसे चेंजेस जिनके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, आप कह सकते हो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करते हैं, उसे हम स्टिमुली कहते हैं। ओके, उसे स्टिमुलस या स्टिमुली कहा जाता है। तो बोल रहे कि डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो क्या बाकी के जितने एनिमल हैं, हमने अपनी बात तो कर ली, तो क्या बाकी के जो एनिमल हैं वो भी क्या स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए इन एनिमल्स के बिहेवियर को। व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब इनको खाना दिया जाता है तो उस टाइम पे इनके बिहेवियर को नोट कीजिए। डू यू फाइंड देम सडनली बिकेम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, क्या आपने कभी नोट किया है कि किसी एनिमल को जब आप खाना देते हो वो ऐसे लेटा हुआ है लेकिन आप खाना लेके जा रहे हो तो वो अचानक से उठ खड़ा होता है, अचानक से एक्टिव हो जाता है जैसे वो खाने को देखता है। व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड व्हाट डज इट डू, जब आप एक बर्ड की तरफ बढ़ने लगते हो, एक चिड़िया आपके आंगन में आई हुई है, आप उसकी तरफ बढ़ते हो तो वो क्या करती है, जल्दी से उड़ के भाग जाती है ना। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम, आपने देखा होगा कि जंगली जानवर जो होते हैं, कहते हैं कि अगर शेर आ रहा है तो जल्दी से तेज लाइट उसकी आंखों में लगा दीजिए, या कोई भी एनिमल आ रहा है तो तेज लाइट आंखों में लगा दीजिए, तो ये क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो बोल रहा है लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम। सिमिलरली cockroaches being to move on their hiding places of light in the kitchen is switch on at night, तो जब भी आप किचन की लाइट स्विच ऑन करेंगे, नॉर्मली किचन में ही कॉकरोच मिलता है इसलिए बेटा किचन मेंशन किया गया, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे जब आप किचन की लाइट अचानक से ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर निकले हुए कुछ कॉकरोचेस ऐसे हैं जो अब अंदर जहां उनकी छुपने की जगह है वहां जाने लगे हैं। तो कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल टू स्टिमुली, ये सब के सब क्या है बेटा, ये एक रिस्पॉन्स है जो अपने स्टिमुली के लिए, अपने आसपास होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पे आपने ऐसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हुए एनिमल्स को देखा है, या हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है और भी कुछ, तो आप इसका आंसर मुझे दोगे, ठीक है। किसका आंसर, कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल टू दिस स्टिमुली। अगर आप पिक्चर्स के साथ दिखा पाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो इट्स ओके बेटा, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं। अगर आप सोच सकते हो ऐसा कि हाँ मैं पिक्चर के साथ ये दिखाता हूँ, या जैसे ना आपने क्या कर दिया, अर्थवर्म आपको अगर छेड़ना नहीं है उसे, अगर अर्थवर्म आपको दिखा तो आपने हल्की सी पतली सी एक स्ट्रिक पकड़िए, उसको थोड़ा सा टच कीजिए, फिर उसका मूवमेंट देखिए, तो उसका आप वीडियो भी बना सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, उसको ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर नहीं चले जाना, आजकल सांप वगैरह भी होते हैं। तो अगर नज़दीक में ही आपको नज़र आ रहा है आपके ग्राउंड वगैरह में तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चेंजेस, उनका रिस्पॉन्स नज़र आ जाएगा। ऐसे स्नेल है, स्नेल को थोड़ा सा टच कीजिए, बिल्कुल मूवमेंट वो शो करेगा। और तो बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में दिख सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल मुझे बताइए। ओके, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो क्या प्लांट भी रिस्पॉन्स करते होंगे स्टिमुली के लिए। तो हमने देखा कि प्लांट रिस्पायर तो कर रहे हैं, और प्लांट हमारी तरह खाना भी खा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ भी शो कर रहे हैं। तो क्या प्लांट अब ये भी करेंगे, क्या प्लांट अब स्टिमुली को भी रिस्पॉन्स करते होंगे। तो चलिए जानते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना, उनमें उगने वाले जो फ्लावर होते हैं ना सिर्फ नाइट टाइम पे खिलते हैं। जैसे कि रात की रानी आपने सुना होगा ना, कितनी अच्छी स्मेल आती है उससे, तो वो क्या करता है, सिर्फ रात को ही खिलता है। तो वो क्या हो गया बेटा, एक रिस्पॉन्स हो गया नाइट के लिए, अंधेरे के लिए रिस्पॉन्स तो है ना उसका। तो बोल रहा है इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम पे खुलते हैं और रात को पूरे बंद हो जाते हैं, और जैसे सुबह धूप खिलेगी ना बेटा, धीरे धीरे वो भी खिलने लगते हैं, है ना। तो उनका रिस्पॉन्स किसके लिए है, सनलाइट के लिए, उनका धूप के लिए या उजाले के लिए रिस्पॉन्स है, ठीक है। दोनों, वैसे तो दोनों के लिए कहेंगे, नाइट हुई तो बंद हो गया तो उसके लिए अलग रिस्पॉन्स, सुबह हुई धूप खिली तो वो भी खिल गया, ठीक है। तो दोनों के लिए रिस्पॉन्स है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, मिमोसा क्या होता है ना बेटा, छुई मुई,
मिमोसा पुडिका उसे कहा जाता है पूरा नाम। तो ये होती है छुई मुई। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि छुई मुई एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अगर आप टच करोगे ना, ऐसे टच करोगे, उसकी पूरी की पूरी पत्तियां सिकुड़ जाती है बेटा। हल्का सा टच कीजिए, पूरी पत्तियां सिकुड़ जाती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे पूरा सिकुड़ जाता है, ठीक है। मिमोसा लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, तो कोई इनको टच करता है तो ये फोल्ड हो जाती है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांट के जो कि अपने आसपास होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स करती है या स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करती है। ओके, तो अब ये इसको ढूंढने मत चले जाना बेटा, ये नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? मिमोसा को टच मी नॉट भी कहा जाता है, छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट भी इसे कहा जाता है। तो ये आपको नहीं मिलने वाला, इसको तो ढूंढने की कोशिश नहीं करना। ओके, झाड़ियों में तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो एक्टिविटी 4 चलिए देखते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए कोई और रूम में रख दीजिए उसे, और ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पे एक बार दिन में धूप आती हो, मतलब कि उस कमरे में रखिए या उस जगह पे रखिए जहाँ पे एक बार दिन में धूप आए तो उस पॉट पे भी पड़े। तो कुछ इस तरीके से आपने रखना है, या उस कमरे में धूप आती हो। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डे, और फिर अंदर ही रखिए उस पॉट को और थोड़े दिनों तक उसमें पानी वगैरह देते रहिए, जैसे बाहर तक देते थे, बाहर रखने में देते थे। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? तो अब देखना कि प्लांट की ग्रोथ किस साइड है। मतलब आपने एक पॉटेड प्लांट लिया, ये दरवाजा है या खिड़की है आपकी, यहाँ से सनलाइट आती है इस कमरे में, ठीक है, कहीं पे भी आती है, आपने कहीं पे भी रखा है, और इस प्लांट को ठीक वैसे इसकी देखभाल कीजिए, वैसे ही केयर कीजिए जैसे बाहर जब रखा था तब आप करते थे। पानी दीजिए और थोड़े दिनों बाद देखिए कि इसमें खिलने वाला जो फूल है वो क्या सीधा था, वो इसकी तरफ मुड़ा था, या कहाँ है, मतलब कि किस तरीके से वो खिल रहा है, आप वो देखिए। डज प्लांट ग्रो अपराइट? क्या वो सीधे ग्रो कर रहा है? लाइक प्लांट आउट इन द ओपन, जैसे बाहर खुले में वो आ रहा था बाहर। नोट द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन नोट करनी है। क्या वो झुका हुआ है? और झुका हुआ है तो किस साइड झुका हुआ है बेटा? जहां से सनलाइट आ रही है उस साइड झुका हुआ है, या जहां से सनलाइट नहीं आ रही है अंधेरे की तरफ झुका हुआ है? ये आपने नोट करना है, ठीक है, कहाँ की तरफ झुका हुआ है। इफ देखिए कैसे रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है ना, उसके बाद आपने नोट करना है। ओके, इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर ये अपराइट पोजिशन में नहीं ग्रो कर रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस? तो क्या आप सोचते हैं कि ये हो सकता है किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स की वजह से हुआ हो, अगर अपराइट नहीं ग्रो कर रहा है? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। तो मैंने जो पॉटेड प्लांट लगाया है ना बेटा, वो तो सनलाइट की तरफ मूव करता है। अब मैं आपका जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से उसका फ्लावर मूव कर रहा है। मेरा वाला तो जहाँ से सनलाइट आ रही है वहाँ ग्रो, उस तरफ बैंड है। आपका वाला किस साइड बैंड हो रहा है, मुझे जानना है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे जब आप ये कर लोगे एक्टिविटी, आपको अपना ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो अपने आसपास होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्स करती ही करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। अब जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीन्स होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, जैसे कि यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है ना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है। एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी वेस्ट है ना। जैसे काउ डंग, बफेलो डंक, ये सभी क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। ओके, तो अब इनके बारे में जानते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, ये तो हमें पता है, खाने से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, लेकिन जितना भी खाना हम खाते हैं बॉडी उस पूरे के पूरे खाने को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। जितना चाहिए वो एक्सेप्ट किया, जितना नहीं चाहिए वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। ओके, तो नॉट ऑल द फूड इज that is eaten is completely used, only a part of it is utilized by the body। तो इसमें से कुछ ही पार्ट होता है जो बॉडी यूज करती है। ओके, what happens to the rest? अब बाकी का क्या होता है फिर जो बच जाता है? मान लो आपने 2 रोटी खाई, एक रोटी तो बॉडी ने यूज कर ली, फिर दूसरी रोटी के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। तो इसको ये क्या कर देती है, अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो पाए तो बॉडी वेस्ट के फॉर्म में बॉडी को रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अब आज से ऐसा नहीं करना कि आप 2 रोटी खाते हो तो बॉडी तो एक ही ले रही है, तो मेरे को दूसरी नहीं खानी। आप एक खाओगे तो फिर वो आधी लेगी बॉडी, तो आप जितना खाओगे
उतना आपके लिए अच्छा है। तो आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, तो हमारी बॉडी कुछ वेस्टेज को अदर लाइफ प्रोसेसेस में भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, तो यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के थ्रू, तो उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट, तो ठीक है एनिमल का तो समझ में आता है, लेकिन क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते होंगे? दे डू, यस दे डू, वो भी एक्सक्रीट करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल। जैसे एनिमल में तो गोबर यूरिन वगैरह के फॉर्म में दिख जाता है, तो प्लांट्स में ऐसे नहीं दिखता है। फिर कैसे पता चलेगा प्लांट ने एक्सक्रीट किया है? द मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, तो प्लांट्स में ये प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन a way that they do not harm the plant as a whole, तो देखिए अगर हमारी बॉडी में वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड समझ लीजिए अगर बहुत टाइम तक रहा तो वो हमें हार्म करेगा, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना वेस्ट को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बिना अपने पार्ट्स को हार्म पहुंचाए। हार्म मीन्स उनको नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए वो अपने वेस्ट को भी क्या कर सकते हैं, कुछ प्लांट स्टोर करके रख सकते हैं अपने ही पार्ट्स में। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सीक्रेशन, और कुछ प्लांट का जो वेस्ट होता है वो सीक्रेशन के फॉर्म में निकल जाता है। जैसे किसी किसी में आपने देखा होगा ना, गम टाइप का निकलता है किसी किसी पेड़ से, या मिल्किश कुछ इस तरीके से निकलता है, मिल्की वाइट सीक्रेशन निकलता है, तो वो सभी क्या होते हैं, गम्स के फॉर्म में, रेजिन्स के फॉर्म में, ये सभी क्या होता है, प्लांट का वेस्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है वैसे प्लांट की बॉडी से भी वेस्ट निकलता है बेटा। तो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, तो एक्सक्रीशन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में होता है। ओके, यहाँ से हमें ये पता चला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो रिप्रोड्यूस मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस करना, तो क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं? जैसे ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं ह्यूमन जैसे ही होते हैं, मतलब कि जैसे हमारे मदर फादर हैं वैसे हम लोग हैं। जैसे डॉग है, डॉग के बच्चे डॉग जैसे होते हैं, कैट है, कैट के बच्चे कैट जैसे होते हैं। तो फिर क्या ऐसा होता है सभी के सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे यंग वन को बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड लाइक पिजन्स, तो कभी आपने कबूतर का या किसी भी चिड़िया का आपने घोंसला देखा है? मैनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट, तो बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि अपने घोंसले में अंडे देती हैं, एग ले करती हैं। तो सम ऑफ एग हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, अगर आपके आसपास ऐसा है तो बेटा उनको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूर से ऑब्जर्व कीजिएगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो एग ग्रो करते हैं और एक दिन आता है कि वो एग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनसे छोटी छोटी चिड़ियाएँ निकल जाती हैं। तो अगर आप उन्हें परेशान करोगे तो फिर वो अपने बच्चों को लेके उड़ जाती हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके आसपास आपको दिखाई देता है कि बर्ड्स वगैरह हैं, एग ले किया हुआ है, तो आपको उन्हें परेशान नहीं करना, दूर से आप जरूर ऑब्जर्व उन्हें कर सकते हैं। ओके, तो फिर जैसे कि ये देखिए इसमें दिखा रखा है ना, ये है पहले एग फॉर्म में थे और थोड़े दिनों बाद क्या हो गए, ये इसके छोटे छोटे बच्चे हो गए, देखो एग से बच्चे हो गए, है ना। नाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यस एनिमल अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं या उनके जैसे अपने रिप्रोड्यूस वो करते हैं। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये तरीका अलग अलग हो सकता है अलग अलग एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग, कुछ एनिमल के तो जो होते हैं वो एग पहले एग वो देते हैं, एग से उनके बच्चे निकलते हैं, लेकिन सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, जबकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके एग नहीं होते, सीधे बच्चे ही होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एग नहीं होते ना, सीधे बच्चे के फॉर्म में होता है। ऐसे देखिए कैट वगैरह है, कैट है, डॉग है, काव है, सीधे बच्चे होते हैं ना इनके, जबकि बर्ड्स के क्या होते हैं, बर्ड्स के पहले एग होते हैं फिर यही एग बच्चों में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, अब देखिए प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अरे वाह, ये प्लांट तो बड़े तेज हैं, है ना, बस एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जा पाते, बाकी सब कुछ इनमें होता है। ये खाते भी हैं, ये एक्सक्रीट भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, एक्सक्रिएशन भी इनमें होता है, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे एनिमल्स अलग अलग टाइप से रिप्रोड्यूस होते हैं वैसे ही प्लांट्स का भी अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग टाइप से इनकी भी मेथड अलग अलग होती है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बीज लगते हैं, ठीक है, जो बीज से ही उगते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, अब प्लांट्स क्या करते हैं,
बीज बनाते हैं, है ना। तो विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि वो बीज, जैसे ये बीज था, इस बीज को जमीन में लगाया, धीरे धीरे इसमें रूट आया, देखिए रूट, फिर रूट बढ़ते गई, फिर इसमें शूट आया, ग्रो करते गया, ये कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो गया। अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, तो एक बीज फिर से नए प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो वही आपको बताया गया है, जर्मिनेट होता है और क्या हो जाता है, एक नए प्लांट में ग्रो करने लगता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्लांट्स अदर देन सीड, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीड से तो नहीं, लेकिन प्लांट के बाकी पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपके फ्रेंड के घर में बहुत सुंदर रोज का फ्लावर है, तो आपने कहा कि मुझे भी अपने घर में लगाना है, तो वो बीज तो देगा नहीं, होगा ही नहीं, उसका बीज कहाँ से देगा, तो आपको एक टहनी काटेगा और आपको देगा, बोलेगा कि ये घर पे लगा दो, है ना। तो यही तो हुआ। तो कुछ पार्ट से, जैसे कोई पत्ती से ही उग जाता है, मनी प्लांट आप कुछ भी ले आओ, उसका पत्ती ले आओ, जड़ ले आओ, कुछ ले आओ, उससे जड़ उससे लग जाता है ना। तो सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन द सीड, सीड के अलावा भी अदर पार्ट से कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो, अगर आप पोटैटो आलू की बात करेंगे, एक पोटैटो लीजिए बर्ड्स के साथ, मतलब कि बर्ड्स ये होते हैं बेटा, ये वाला पोर्शन आपने देखा होगा ना, कभी कभी आलू ना अंदर, अगर 4-5 दिन के लिए एक आलू ऐसे रह गया, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो उसमें कुछ ग्रीनिश कलर के छोटे छोटे ऐसे ऐसे बर्ड्स आने लगते हैं। तो आप एक पोटैटो लीजिए जिसमें ऐसा बर्ड हो, उसको लगा दीजिए जमीन में, आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद ये ऐसे और ऐसे कन्वर्ट हो, ठीक है। तो ये किसमें होता है, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, एक बर्ड, पोटैटो का एक बर्ड एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, कटिंग के थ्रू भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ, तो क्या आप चाहोगे कि आप भी इस तरीके से एक प्लांट को ग्रो करवाओ। कितनी अच्छी बात है ना बेटा, प्लांटेशन हमें सिखा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। ओके, एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, मेहंदी प्लांट तो आपको मिलेगा नहीं, रोज मिल जाएगा, ठीक है। तो कटिंग लीजिए, आपसे होगा नहीं, बहुत केयरफुली कट करना होता है, क्योंकि कांटे भी इसमें होते हैं। तो अपने एल्डर से बोलिए कि अगर आपके घर में है भी ना, रोज है भी, तो सेम वही रोज भी है, तो कोई बात नहीं, एक्टिविटी के लिए सीख लीजिए। उनसे बोलिए कि कटिंग दे दीजिए, अगर कट कर दीजिए, अगर कर सकते हैं तो, अगर वो सीजनल है, इस सीजन में होने वाला है तो। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली, उसके बाद हेल्प तो ले लिया आपने, उसके बाद सॉइल में लगाइए और इसको अब उन पे मत छोड़िए, अपने एल्डर्स पे मत छोड़ना, हाँ, कि आप ही पानी डालोगे, आप ही करोगे। ये आपका प्लांट है तो आपको ध्यान रखना होगा इसका। ओके, और इस प्लांट के साथ साथ घर में लगे हुए बाकी प्लांट्स का भी ध्यान रखिए, उनको भी पानी दीजिए। ओके, क्योंकि आजकल तो ज्यादा काम कुछ नहीं हो रहा है ना आपका स्कूल का भी, तो आप क्या कीजिए, उसे भी वाटरिंग कर दीजिए, मम्मी का भी काम कम हो जाएगा और आप भी सीख जाओगे, है ना, आपकी भी एक्टिविटी हो जाएगी। तो फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली, सॉइल में फिक्स कर दीजिए और रेगुलरली वाटर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो आप मुझे बताओगे, थोड़े दिनों बाद बताना। ओके, जब आप कटिंग कर लोगे, आप लगा लोगे, आप कोई भी प्लांट अगर आप कटिंग के थ्रू लगाना चाहते हैं तो आप लगाओगे, तो फिर मेरे को बताना कि क्या क्या आपने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही थी, उसमें क्या दिखी थी। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग, लेकिन ईजी नहीं होता है बेटा। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना उसमें देखना होता है कि आपने कहीं बहुत ज्यादा गहरी मिट्टी में तो नहीं डाल दिया उसे, या उसका बर्ड था भी या नहीं था, लगने वाला पार्ट जमीन में लगाया भी नहीं लगाया, बहुत सारी चीजें होती है। तो बोल रहा है कि इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, कटिंग से प्लांट ग्रो करना ना एक टफ टास्क आप समझ लीजिए, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस भी नहीं हो, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, कोई बात नहीं, अगर ग्रो नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉक टू अ गार्डनर, आप गार्डनर से बात कीजिए, या वैसे भी हमारे तो घर में ही सभी गार्डनर होते हैं ना, हम लोग तो सभी गार्डनर ही होते हैं, हम तो छोटा मोटा गार्डन तो सबके पास ही होता है ना। तो हमारे जो एल्डर्स हैं ना, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर हमारा नहीं काम कर रहा है, आपका ये आपकी जो मेथड थी वो काम नहीं कर पाई, तो अब अगली बार आप अपने मदर से कह सकते हो, अपने फादर से, आपने अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से आप बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैंने पिछले टाइम कटिंग किया तो था लेकिन लगा ही नहीं, तो इस बार आप हेल्प कर दीजिए, क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए, है ना। तो फिर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट, तो अगर पॉसिबल है तो फिर उसके बाद जितनी भी आपको बताई जाएगी कि आपने क्या क्या करना है, जितनी भी केयर दी जाएगी कटिंग को, वो दीजिए, और उसके बाद ये प्लांट में ग्रो हो जाएगा, आपको नजर आएगा इसका रिजल्ट। ओके, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ
लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने ही जैसे जो पार्ट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करती है रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वे, अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट्स में अलग है, एनिमल्स में अलग है, बर्ड्स में अलग है, सबका तरीका अलग अलग होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ही जैसे यंग वंस को बनाना। जैसे रोज का प्लांट रोज प्लांट को बनाता है, बर्ड को बनाती है, कैट को बनाती है, डॉग को बनाती है, ह्यूमन को बनाते हैं, है ना। लेकिन तरीका हमने देखा कि बहुत सारों का अलग अलग है, सेम नहीं है ना। तो ये हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं बेटा? तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें मैं आंसर भी दिए हुए हैं, है ना, आंसर भी हमें मिल जा रहे हैं। तो चलिए, इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल मूव। तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि कैसे अलग अलग तरीके से एनिमल मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हमने नोट किया था, हमने जाना था। तो बोल रहे दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और साथ ही साथ बॉडी के मूवमेंट्स को शो करते हैं, हमें उनकी बॉडी की मूवमेंट्स भी दिख रही थी। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के बारे में क्या? एनिमल का तो ठीक है, हमें पता है भाई मूव करते हैं, हम लोग भी मूव करते हैं, काऊ भी मूव करता है, अर्थवर्म भी मूव करता है, स्नेल भी मूव कर रहा था, हमने सब देखा। लेकिन अब बात आती है कि प्लांट्स में, क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं क्या? तो बोल रहा है कि डू दे ऑल्सो मूव? Plants are generally anchored in soil so they do not move from one place to another। अब देखिए प्लांट क्या होती है ना, रूट जो होती है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखती है। कैसे होल्ड करके रखा है देखो। तो अब इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना इनका पॉसिबल तो होता नहीं। हावेवर वेरियस सब्सटेंसेस, जैसे लेकिन प्लांट मूव नहीं करता है, लेकिन प्लांट में प्रेजेंट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मूव करती है। कैसे, कौन कौन सी चीजें देखिए। Various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part to the plant to the other। तो प्लांट खुद तो मूव नहीं करता है, लेकिन प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट वाटर, फूड, मिनरल्स, ये प्लांट की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि मूवमेंट तो हो रहा है, ठीक है। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? तो क्या आपने कुछ अदर मोमेंट को देखा है प्लांट्स में? ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, भले आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो नाइट टाइम पे तो बंद हो जाते हैं, मॉर्निंग टाइम पे जैसे ही धूप खिलने लगती है वो भी खिलने लगते हैं। तो ये मोमेंट है ना बेटा, हवा आती है तो पत्ते हिलते हैं, ये मोमेंट है या नहीं है? ऑफ कोर्स मोमेंट है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं दिन होते ही क्लोज हो जाते हैं, रात होते ही खुल जाते हैं, ये भी तो मोमेंट है ना। तो हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मोमेंट इन प्लांट? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का खुलना और फ्लावर का बंद होना आपने देखा है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? क्या आप रिकॉल कर सकते हो अभी जो हमने स्टिमुलस वाला पढ़ा था, कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं अपने आउटर एनवायरमेंट में चेंजेस को? वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग। ऑफ कोर्स हमने ऐसी चीजें भी देखी हैं जिसमें कि जो कि नॉन लिविंग है लेकिन मूव कर रही है। आया याद बेटा? बस, कार, पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, ये कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि मूव कर रही है। अब बात आती है बस और कार की। खैर वो तो खुद से तो मूव नहीं हो रही है, हम मूव करवा रहे हैं, उसमें जो इंजन है वो उसे मूव करवा रहा है। ऐसे ही क्लाउड्स है, हवा चल रही है तो वो धीरे धीरे उड़ रहा है। स्मॉल पीस ऑफ पेपर, हवा चल रही है तब, लेकिन मूवमेंट तो हमें दिख रहा है ना, हम सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट? क्या ये मूवमेंट और जो लिविंग बींग्स में जो मूवमेंट होता है वो क्या अलग होता है? इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? तो क्या ये मूवमेंट और बस, कार, क्लाउड का जो मूवमेंट है वो अलग अलग होते हैं? क्या इसमें कुछ अलग चीज होती है? तो देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बहुत वेराइटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बट ऑल ऑफ देम शो
some common characteristics as we have discussed. लेकिन अलग अलग तो होता है, yes of course वैरायटी होती है, और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वैरायटी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हम सभी के सभी हम क्या करते हैं, या ये सभी के सभी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. yes we have as we have discussed, जैसे कि हमने डिस्कस किया. yet another common characteristics is that living beings die. एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनका है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी डेथ भी होती है, वो मरते भी हैं. तो बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. तो क्योंकि अब देखो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि एक की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो स्पीसीज हजारों करोड़ों साल तक रहे तो रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, उनसे नए नए प्लांट्स, नए नए एनिमल्स का बनना जरूरी है, ताकि वो वही ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जिंदा रहे. जैसे कि हमारी जो पुरानी, आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे, दादाजी नहीं है, या दादी नहीं है, या नानी नहीं है, या दादाजी के पापा के दादाजी नहीं है, या दादाजी के दादाजी नहीं है ना. बहुत सारा ऐसा तो हो गई, मेरे भी दादाजी के दादाजी नहीं है, तो ऐसे आपके भी दादाजी के दादाजी नहीं होंगे ना, आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके दादाजी हैं, आपके फादर है, आपकी मदर है, वो तो है ना, कैसे है, रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि अपने जैसे यंग वन को क्रिएट किया है. ऐसे बहुत सारे, जैसे डॉग आपने अगर कभी पाला होगा तो आपने देखा होगा कि पहले जो डॉग था उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका जो बच्चा है वो अभी भी आपके पास है. तो ये क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, हर किसी की डेथ होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डेथ तो होगी, लेकिन उसकी स्पीसीज बहुत सालों तक रहे. वैसे ही डॉग बहुत सालों तक रहे, ह्यूमन बहुत सालों तक रहे, भले अलग अलग टाइप के ह्यूमन, मतलब ये अलग अलग रहे, हमारे रिलेटिव्स के फॉर्म में रहे, कैसे भी रहे, लेकिन वो बहुत टाइम तक रहे, इसके लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन. तो एक तो सिंगल ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, बिना रिप्रोड्यूसिंग के वो डाई तो हो सकता है, लेकिन उस टाइप के ऑर्गेनिज्म तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तभी वो अर्थ में एग्जिस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनकी जो स्पीसीज है ना बेटा वो भी खत्म हो जाएगी. ठीक है, धीरे धीरे, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अपने जैसे यंग वन नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो वो एक टाइम आया कि सभी के सभी खत्म हो गए, है ना. तो वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो सिमिलैरिटी शो कर रही हैं. सभी को खाना चाहिए, दे ऑल नीड फूड, दे ऑल रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई. हमने देखा कि जितने के जितने हैं सभी को खाना चाहिए, सभी रेस्पायरेशन कर रहे हैं, सभी अपने आसपास के चेंजेस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी मूवमेंट को शो कर रहे हैं, सभी ग्रो कर रहे हैं, और सभी की एक दिन डेथ हो जा रही है ना. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कार, बाइसाइकिल्स, क्लॉक्स एंड द वॉचर इन द रिवर मूव. तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो कि इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही है. यस, कार हो गई, साइकिल है, बाइसाइकिल है, घड़ी है, वाटर है, रिवर जो पानी मूव कर रहा है, ये भी तो मूवमेंट शो कर रहे हैं ना. द मून मूव्स इन द स्काई में मून का मूव करना. अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, हमारी आंखों के ही सामने हम देखते हैं कि जो बादल है वो ग्रो कर गया है, बादल का साइज अचानक से बड़ा हो जाता है. कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग. तो क्या इनको हम लिविंग बोल सकते हैं बेटा. वी आस्क आवर सेल्फ, हमें अपने से पूछना चाहिए, जो डू दीज ऑब्जेक्ट्स एज सो ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो क्या ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हमने पढ़े, रेस्पायरेशन का, फूड का, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट को शो करना, ग्रो, डेथ, क्या ये सभी के सभी कैरेक्टर ये शो करते हैं. तो इसका भी आंसर आप मुझे दोगे. ठीक है. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed. तो अगर हम सिंपली बोलें तो अगर कोई लिविंग है, अगर आप किसी को लिविंग बोलेंगे तो उसको बोलेंगे जितने भी कैरेक्टर हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सब फॉलो करता हो, तब हम उसे लिविंग बोलेंगे. While non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग की अगर हम बात करेंगे तो ये सबके सब कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं फॉलो करती है एक साथ. ठीक है. इस
इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये हमेशा सच है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस? तो क्या ये हमेशा के लिए सही है? क्या हमेशा ऐसा होगा कि लिविंग थिंग्स सारे के सारे कैरेक्टर्स को शो करेगा जब भी हम लिविंग की जो जो हमने डिस्कस करे हुए हैं? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? तो क्या हमेशा हम ऐसा देखेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें से किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं? तो टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए चलिए जानते हैं कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। कंसिडर एनी सीड, एक सीड को कंसिडर कीजिए, जैसे मूंग की जो दाल है, आप बहुत बार एक्सपेरिमेंट इससे कर चुके हैं, तो इसको सोचिए, इसके बारे में जानिए। इज इट लिविंग? क्या ये लिविंग है बेटा? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. तो बहुत महीनों तक ये एक दुकान में पड़ी हुई रहती है, आज तक कभी उसने ग्रोथ शो करी? आपके घर में भी बहुत दिनों से रखी होगी, 2-3 हफ्तों से, 1 महीने से रखी हुई है, तो क्या वो उसके जो सीड थे वो बड़े हो गए? तो क्या उसने ग्रोथ शो करी? क्या वो एक डब्बे से उछल के दूसरे डब्बे में चले गई या बाहर आ गई? शो किया था उसने? तो हावेवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल। जबकि हमने वही बीज लिया और हमने उसे क्या कर दिया? मिट्टी में प्लांट कर दिया था, वाटर दिया इसे, वाटर इट एंड इन टर्न इनटू अ होल प्लांट। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे हमने पानी दिया और थोड़े दिनों बाद ये जो मूंग दाल का जो बीज था ये एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। डिड द सीड नीड फूड? क्या सीड को भी खाना चाहिए? डिड इट एक्सक्रिएट? क्या ये भी एक्सक्रिएट करता है? क्या ये भी ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है? व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ, तो क्या उस टाइम पे जब ये शॉप में था या हमारे घर में था बहुत दिनों से, तो क्या उस टाइम पे इसको खाने की जरूरत थी? क्या ये एक्सक्रिएट कर रहा था? क्या ये ग्रो कर रहा था या रिप्रोड्यूस कर रहा था? तो ये आप बताओगे। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से दैट अ थिंग्स हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। तो हम इस एग्जांपल से, थोड़ा सा टफ ही आपके लिए हो सकता है क्योंकि इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ईजी नहीं है डिस्कस करना कि आप किसे लिविंग बोलोगे, किसे नॉन लिविंग बोलोगे, उन कैरेक्टर के बेसिस पे जो हमने अभी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने मूंग दाल का ही देखा। मूंग दाल जब दुकान में थी तो नॉन लिविंग थी, लेकिन वही मूंग दाल जब सॉइल में प्लांट की गई तो वो लिविंग हो गई। जब शॉप में थी तो नॉन लिविंग, और जैसे ही मिट्टी में लगाई, प्लांटेशन हुआ, तो वो लिविंग हो गई, है ना। तो इजी नहीं है किसी को भी कंसिडर करना एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, वट देन इज लाइफ। अब लाइफ होती क्या है फिर, है ना। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट। जो गेहूं का आपके पास है ना कंटेनर, उसमें हाथ डालिए, मतलब कि बहुत सारे गेहूं हैं, उसके अंदर हाथ डालिए। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? क्या आपको लग रहा है कि अंदर साइड एक गरम गरम सा फील हो रहा है? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। इस व्हीट के ढेर में आपको नजर आएगा कि कुछ हीट है, कुछ गर्माहट सी आपको फील होगी। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो होता क्या है, ये जो व्हीट के जो सीड हैं, गेहूं के जो बीज हैं, ये रेस्पायर करते हैं और इनके रेस्पायरेशन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। We see that respiration is a process that take place in seed even when some of the other life processes may not be very active। तो हम देखते हैं कि अब देखिए, जैसे मूंग के लिए मैंने आपसे कहा कि मूंग शॉप में बहुत टाइम तक पड़ी थी, लेकिन ना ही उसने मूवमेंट शो किया, ना ही उसने एक्सक्रिएट किया, ना ही उसने ग्रोथ की, लेकिन फिर भी वो नॉन लिविंग नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने सॉइल में प्लांट किया वैसे ही वो क्या हो गया, वो ग्रो कर गया। यानी कि जब वो बीज के बीच में बेस में था या बीज के फॉर्म में था, तब भी वो लिविंग था। कैसे था? क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर फॉर्म कर रहा था, रेस्पायरेशन कर रहा था, और हमें उसका पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो यानी कि जब सीड के फॉर्म में कोई प्लांट होता है तब भी वो क्या होता है, लिविंग होता है। हमें यहां से पता चल गया, है ना। द सीड रेस्पायर एंड इन द प्रोसेस गिव आउट सम हीट। और रेस्पायर तो लिविंग ही कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग जरूरी नहीं है कि अगर कोई लिविंग है तो वो सारे के सारे कैरेक्टर को फॉलो करे एक बार में। ठीक है, जैसे सीड को ही ले लो, अब वो ना मूव कर रहा है, ना वो सांस ले रहा है, ना वो एक्सक्रिएट कर रहा है, ना वो ग्रो कर रहा है, लेकिन वो रेस्पायर कर रहा है। तो रेस्पायरेशन तो एक कैपेबिलिटी तो है ना उसकी लिविंग की, तो वो लिविंग हो गया, है ना। तो प्रोसेस गिव आउट सम हीट। वी सी दैट रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। तो हमने देखा कि सीड में रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है इवन तब भी जबकि बाकी की लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही है। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स सांस लेना,
एक्सक्रिएट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। बाकी लाइफ प्रोसेसेस नहीं होने के बावजूद भी सीड रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसलिए वो लिविंग है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन, तो अभी भी बहुत ईजी नहीं है इसका आंसर करना। व्हाट इज देन लाइफ, क्या लाइफ है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस, हालांकि हमारे आसपास जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी एनिमल है, जितने भी प्लांट है, जितने भी ह्यूमन है हमारे आसपास, जब हम देखते हैं तो उनको देख के हम कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ जो भी हो, जैसी भी हो, भले हम उसे अंडरस्टैंड करें नहीं करें, हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। हमें इस चैप्टर को देख के पता चला। कैसे पता चला बेटा? हमने देखा कि हम कैसे सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं, कैसे हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। हमने देखा कि कितनी सुंदर लाइफ है, मतलब कि डेजर्ट में भी प्लांट है, डेजर्ट में भी एनिमल है, इवन बर्फ में भी एनिमल है, और जहाँ पानी में भी एनिमल है, हवा में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। तो कितनी सुंदर लाइफ है, कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है ना, हमें इस चैप्टर से पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं हमने सीखा क्या क्या इस चैप्टर से। ओके, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट एंड एनिमल लीव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। हमने सीखा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या कोई भी प्लांट या एनिमल रह सकते हैं, उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? हैबिटेट, या उनका निवास स्थान हम बोलते हैं। ओके, तो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। हमने पढ़ा कि कुछ एनिमल और प्लांट ऐसे होते हैं जो एक ही जैसी जगह में रहते हैं, जैसे कि प्लांट जमीन में रहते हैं, एनिमल भी जमीन में रहते हैं, ह्यूमन भी जमीन में रहते हैं। हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं। तो शेयर कर रहे हैं अपनी जगह को, वो शेयर कर रहे हैं, मतलब कि लैंड में भी सभी रह रहे हैं, एयर में भी रह रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ वाटर में भी रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर और हैबिट, मतलब कि कुछ तरीके उनके होने की वजह से, विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एक कुछ स्पेसिफिक फीचर उनकी बॉडी में होने की वजह से, कुछ स्पेसिफिक आदतें उनकी होने की वजह से, ये किसी भी प्लांट और इनकी आदतें और इनके फीचर किसी भी प्लांट और एनिमल को एक पर्टिकुलर जगह में रहने के लायक बनाती है, जिससे कि उसका एडेप्टेशन या अनुकूलन हम कह सकते हैं। ठीक है, उसकी आदत के हिसाब से, उसके फीचर के हिसाब से, वो जिस जगह में रहने के लायक होता है, उसे उसका अनुकूलन या एडेप्टेशन कह दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हमने पढ़ा कि बहुत अलग अलग टाइप के निवास स्थान हमने देखे। हमने कहा कि अलग अलग टाइप की हैबिटेट्स हो सकती हैं। हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड एंड एक्वेटिक इन वाटर। तो बहुत सारे टाइप के, तो जैसे ओशन है, पॉन्ड है, लेक है, और यहाँ पे भी डेजर्ट है। टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट है, नॉर्मल ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, लेकिन इनको सिर्फ दो कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारी होने के बावजूद इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जितना भी लैंड है, लैंड भले डेजर्ट की बात करो, हरे भरे की बात करो, जंगल की बात करो, वो सब टेरेस्ट्रियल में आया। दूसरा एक्वेटिक में आप पॉन्ड बोलो, सी बोलो, ओशन बोलो, वो सब एक्वेटिक में आया जहां जहां वाटर है। ठीक है, तो इन दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। There is a wide variety of organisms present in different habitat। तो अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले अलग अलग टाइप की वेराइटी के एनिमल्स हमने देखे। हमने कहा कि ऐसा नहीं कि एक जगह में एक ही जैसा रहता है, मतलब कि पानी में मछली ही मछली रहती है, हमने ऐसा नहीं देखा। हमने देखा कि वाटर में अदर एनिमल्स भी रहते हैं, क्रोकोडाइल भी रहता है, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, टैडपोल रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, और फिशेज, छोटी फिशेज रहती हैं, बड़ी फिशेज रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली थी। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोटिक में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे या वो चीजें आएंगी जो जो लिविंग है। तो हमने कहा कि प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी के सभी एक साथ मिलके बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। तो जबकि चट्टान है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, लाइट है, टेम्परेचर है, तापमान है, ये सभी के सभी मिलके हमारे सराउंडिंग में, हमारे
आसपास क्या बनाते हैं बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट से बनाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिनके पास लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं रह सकते, जो जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये नॉन लिविंग है तो इनका कोई यूज़ नहीं है बेटा, ये नॉन लिविंग है तब भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अगर सॉइल नहीं होगी ना तो प्लांट नहीं होंगे। ठीक है, चट्टानें नहीं होंगी तो मिट्टी नहीं बनेगी, और हवा नहीं होगी तो तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, वाटर नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लाइट नहीं होगा तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा तो तब भी हमारी डेथ हो जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं बायोटिक चीज़ों से तो हम जुड़े हुए ही हैं। लिविंग थिंग्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं, साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लैंड, जमीन नहीं होता तो हम घर काहे में बनाते, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस इनके होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होते हैं जो सेम होते हैं सभी लिविंग बींग्स में। जैसे दे नीड फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत है, सभी को खाना चाहिए, है ना। दे रेस्पायर, सभी के सभी रेस्पायरेशन करते हैं, जिससे कि जो भी वो खाते हैं उस खाने से उनको एनर्जी मिलती है। ओके, एंड एक्सक्रीट, वो एक्सक्रीट भी करते हैं। एक्सक्रीट मीन्स अपनी बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि खाने के फॉर्म में अगर हम बोलें तो ऐसा खाना जो उसको बॉडी की जरूरत नहीं थी, उसने बॉडी ने उसे अलग कर दिया और बॉडी से बाहर फेंक दिया। ओके, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करना। जैसे ठंड बढ़ जा रही है, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है तो ठंड लग जाना, टेम्परेचर हाई हो जा रहा है तो गर्मी लगना, कोई शार्प चीज पैर में पड़ जा रही है तो रिस्पॉन्स को देना, मतलब जल्दी से हटा देना, गर्म प्लेट पे टच हो जा रहा है हाथ तो जल्दी से हटा देना। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। रिप्रोड्यूस, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है नहीं होती है। और हमने पढ़ा कि प्लांट्स अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स के अलग तरीका होता है, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग, कोई एग ले करता है, कोई कंप्लीट यंग वन को ले करता है, बर्थ देता है। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी जो कि लिविंग बींग्स की, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके कॉमन होते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देखा कि ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। पहले छोटा सा प्लांट होता है, फिर बड़ा हो जाता है, और ऐसे ही एक बच्चा पहले छोटा सा होता है लेकिन फिर वो बड़ा हो जाता है ना। एंड शो मूवमेंट, हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी फॉर्म में मूवमेंट शो कर ही रहे हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे इन सर्च फॉर फूड, खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, मेटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट भी कहीं ना कहीं मूवमेंट को शो करते हैं, जैसे फूलों का खुलना और बंद होना, हवा के आने में हिलना डुलना, और वो मिमोसा पुडिका यानी कि टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट का छूते ही फोल्ड हो जाना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मूवमेंट के। तो हमने मतलब इसका अगर हम समरी बोलें तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि प्लांट्स तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग के, वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स ऑल्सो। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो बात करेंगे डिस्टेंसेस की, मोशंस की हम बात करेंगे। तो अच्छा चैप्टर अब आपका है, अभी भी अच्छा चैप्टर अब आपका आएगा जहाँ पे नापना सीखोगे आप, पुराने ज़माने का हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या होता था, या कैसे वो पता लगाते थे कि डिस्टेंस कितनी है, कितने दूर हम पहुँचे हैं, कितना दूर और है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।